देखिए एक्चुअली वो लोग आप पूरे अगर राजनीति को समझेंगे इन दोनों भाइयों की और तथाकथित ये जो समाजवाद के पुरोधा बने हैं, जो भी जहाँ बने हैं, जिन्होंने जेपी और लोहिया को कैसे बेचा है उसको आप देख लीजिए कि 2014 का प्रकरण याद होगा जब प्रधानमंत्री बनने के सपने में नीतीश कुमार जी रहे थे और जनता ने उनको चारों खाने चित कर दिया, 2 सीट पर उनको समेट दिया। 2 सीट में भी एक नालंदा की सीट उन्होंने कैसे हासिल की ये जग जाहिर है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं रवजी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी के साथ में, और हम सेकुलर की इसलिए बात कर रहे हैं कि कल तक हम सेकुलर महागठबंधन का एक अभिन्न हिस्सा था। 4 विधायक हैं और इसी हम सेकुलर से जो मंत्री थे डॉक्टर संतोष सुमन उर्फ संतोष माझी, उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ होगा बिहार में? 2024 में लोकसभा का चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हम सेकुलर का क्या होगा अगला रुख। श्याम सुंदर जी, देखिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का डे 1 से एक ही रुख है, जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहना और जनता से जुड़े रहना। तो हम तो उसी में लगे हुए हैं। गरीब संपर्क यात्रा के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन लोगों से रूबरू हो रहे हैं। 2 प्रमंडल की यात्रा हमने पूरी कर ली। तीसरे प्रमंडल की यात्रा में बिहार सरकार और पूरे महागठबंधन के तथाकथित सामाजिक न्याय के पुरोधा के पेट में दर्द हो गया और उस दर्द का परिणाम आप देख रहे हैं कि हमको महागठबंधन से अलग कर दिया गया, सियासत से अलग करने की पूरी साजिश रची गई। लेकिन हम अपने कारवां को रुकने नहीं देंगे और फिर से हम लोग मध्य जुलाई के बाद हम लोग फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। फिर हमारी पूरे बिहार की यात्रा हम लोग कर रहे हैं और जनता को, खास करके गरीब वर्ग को, दलित वर्ग को जगाने का काम हमारी पार्टी करेगी और उसकी आवाज़ हम लोग बन रहे हैं। जीतन राम मांझी जी की अगर बात करें तो बिहार के दलित राजनीति में जीतन राम मांझी एक बड़ा फैक्टर है। जिस वर्ग से आते हैं काफी शोषित और वंचित वर्ग रहा है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री भी बनाया जीतन राम मांझी को, फिर नीतीश कुमार से रार क्यों? देखिए एक्चुअली वो लोग आप पूरे अगर राजनीति को समझेंगे इन दोनों भाइयों की और तथाकथित ये जो समाजवाद के पुरोधा बने हैं, जो भी जहाँ बने हैं, जिन्होंने जेपी और लोहिया को कैसे बेचा है उसको आप देख लीजिए कि जीतन राम मांझी जैसे नेता इनको पचते नहीं हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, जीतन राम मांझी को मोहब्बत से नहीं बनाया। 2014 का प्रकरण याद होगा जब प्रधानमंत्री बनने के सपने में नीतीश कुमार जी रहे थे और जनता ने उनको चारों खाने चित कर दिया, 2 सीट पर उनको समेट दिया। 2 सीट में भी एक नालंदा की सीट उन्होंने कैसे हासिल की ये जग जाहिर है। तो जब जनता ने उनको समेट देने का काम किया और उनको लग गया कि अब हमारे पैर के नीचे ज़मीन नहीं है, तब जीतन राम मांझी के कद का, और आज भी जीतन राम मांझी बिहार में मतलब सबसे अनुभवी और पुराने, अगर दलित नेताओं में नाम ले लें तो सबसे पुराने नेता हैं। तो जीतन राम मांझी के कद को और उनका जो ओज था उसका इस्तेमाल करने के लिए नीतीश कुमार ने उनको गद्दी पर बिठाया। और जीतन राम मांझी जी ने तो कई बार स्पष्ट भी किया कि शुरुआती 1-2 महीनों में बस उनसे फाइल पर साइन करवाए जाते थे। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का एहसास हुआ और उनको लगा कि चलो कुर्सी पर बैठ तो गए, लेकिन अगर हम आज यही करते रहें, साइन करते रहें, तब फिर इस पद की गरिमा के अनुरूप वो नहीं होगा। और उन्होंने जब काम करना शुरू किया तब उनके पेट में दर्द हो गया। उन लोगों के तो पूरे एजेंडे में है ना, किसी भी दलित वर्ग के नेता को, किसी अति पिछड़े वर्ग के नेता को, किसी अल्पसंख्यक वर्ग के नेता को, जो राजनीति में सबसे ज़्यादा मुखर रहा, जो फॉरवर्ड समाज था, जो सवर्ण जिसको कहते हैं, तो उन तमाम वर्गों के नेताओं को और अपनी जाति के भी नेताओं को, जिनमें ओज है, जिनमें प्रतिभा है, जिनमें काम करने की शक्ति है, जो लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, उन तमाम आवाज़ों को बंद कर दिया गया। और इन लोगों ने एक नई राजनीति की बिसात के लिए, जिनके मुंह नहीं, जिनके दांत नहीं, जिनके मुंह में जीभ नहीं, जिनकी अपनी कोई बात नहीं, केवल स्टैचू के रूप में उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरी राजनीति को चैलेंज करने का काम किया जीतन राम मांझी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने। जब बिहार संपर्क यात्रा पे आप गरीब संपर्क यात्रा पर निकले थे और वहाँ से जब आपने भी आवाज़ सुनी होगी कि दलित राजनीति में इतना पढ़ा लिखा नौजवान है
प्रोफेसर है, PhD है, और उसके पीछे जब एक बड़ी ताकत जुड़ने लगी तो इन लोगों को डर समा गया। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब लोकसभा का चुनाव था पिछली बार, जीतन राम मांझी NDA का हिस्सा थे, उसके बाद NDA से वो राजद की तरफ गए, बेटे को राजद ने MLC बना दिया। बिहार विधानसभा का चुनाव था, कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा के चुनाव में जीतन राम मांझी को लगा कि राजद के साथ जाएंगे तो घाटा होगा, जैसी चर्चा है। फिर वो जदयू के साथ आ जाते हैं, 4 विधायक जीत जाते हैं, बेटा MLC है, मंत्री बन जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि राजनीति में अति महत्वाकांक्षी होना भी कभी कभी घातक हो जाता है? देखिए, ये इन तरह की बातें जो चलती है ना, यही दुर्भाग्य है। इसका एक मतलब कह लीजिए कि सही से लोग आकलन नहीं करते हैं। आपने जो कहा, हम लोग 2015 में पार्टी बनाई हमने, नीतीश कुमार जी के और लालू प्रसाद यादव जी के। वो दोनों, देखिए, बहुत सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है कि दोनों भाई में आखिर इतनी दुश्मनी वो मोहब्बत में कैसे तब्दील हो गई। तो वो मोहब्बत के पीछे कारण जीतन राम मांझी थे। और जीतन राम मांझी क्यों कारण थे? कि एक वर्ग को जो लोग ठगने का काम कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी ने जब एक आवाज़ दी और उन लोगों को लगा कि अब दलित वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एकजुट हो जाएगा और अल्पसंख्यकों के लिए भी जितनी बड़ी योजनाओं के माध्यम से, और जैसे उन्होंने जीतन राम मांझी जी ने सबको जोड़ने का काम किया, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया, तो इन लोगों को अपनी अस्मिता पर सवाल उठ गया, अपना अस्तित्व पर सवाल उठ गया। तो ये दोनों एक हो गए कि अब कैसे इस राजनीति को जल्दी दफन करोगे। यहीं से देखिए दोनों भाई का मिलन हुआ, और जिसकी बात आपको 2015 में हमने NDA के साथी के रूप में चुनाव किया, लेकिन जब 2017 में पलटी मारे नीतीश कुमार जी, और फिर जब वो साथी हो गए NDA के, तब फिर वो अपना, नीतीश कुमार जी की आदत है कि वो जहाँ जाते हैं तो वहाँ अपना इतना फैलने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग फिर उनका कोई वजूद न रहे। तब फिर 2018 का उपचुनाव था जहानाबाद का, हम लोग कैसे बदले, वो ये बात मालूम होनी चाहिए, बिहार की जनता को भी आपके माध्यम से मालूम हो। 2018 में जहानाबाद उपचुनाव था विधानसभा का, NDA ने तय कर दिया कि वहाँ हम का प्रत्याशी होगा, मतलब NDA से हम के प्रत्याशी के नाम की भी घोषणा लगभग हो चुकी थी, पर्दे पे, TV पे हर तरफ फ्लैश हो गया। उसके बाद नीतीश जी अड़ गए, और फिर टिकट उन्होंने हथिया लिया। देखिए, दिक्कत वहीं से शुरू हुई कि आप कभी भी दलित राजनीति को, दलित वर्ग के नेता को ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं, वहीं से मतभिन्नता हुई, और वहीं से फिर हम उसी उपचुनाव के दरमियान हम बदले थे। और फिर RJD जो बेचैन था, जो परेशान था, जहानाबाद सीट हम लोगों ने एक तरह से RJD के झोली में दिलवाने का काम किया। ये बात याद रखिए। तब जो है जीतन राम मांझी को लगा कि लालू प्रसाद जी को, कि जीतन राम मांझी जी के कारण हम उपचुनाव जीते हैं, तो हम इनको अपना कोई तोहफा नहीं देता है, वो हिस्सेदारी देता है। हमारी भागीदारी वहाँ रही, उसके बदले में हमको हिस्सेदारी मिली। और उन्होंने तय किया कि नहीं, ठीक है, संतोष मांझी तब बहुत अच्छे लग रहे थे जब आप उनको MLC बना रहे थे, संतोष मांझी तब बहुत अच्छे लग रहे थे जब आप उनको मंत्री बना रहे थे। कोई आवेदन तो हमने दिया नहीं था कि हाँ संतोष मांझी को आप बना दे। आपने बुलाया, और नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों बेचैन हो जाते हैं जब भी कोई दलित राजनीति होती है। फिर 2019 में लालू जी ने क्या किया, एक तरफ बुला के प्यार से बात करेंगे और पीछे खंजर भोंक देंगे। जो काम इन्होंने मुकेश सहनी के साथ किया कि लोकसभा के चुनाव में हमको 3 सीट तो दिया, और 3 सीट में क्या खेल कर दिया, नाम हमारा, प्रत्याशी तुम्हारा, ऐसे होता है क्या? अब अंतिम समय में उन्होंने जो खेल किया, तो हम लोग तो बहुत चीज़ों को नोट करके रखे कि चलिए ठीक है, समय पर जवाब मिलेगा। फिर हमारी मजबूरी हो गई। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी को आप कहीं ना कहीं से एक सुरक्षा प्रदान करेंगे। एक सीधा सवाल है कि दलित राजनीति की बिहार में बात होती है, दलित राजनीति पर ही हम आपसे पूछ लेते हैं। दलित जाति है, विचारधारा है, या दलित के नाम पर जो लोग खुद को स्वर्ण मान चुके हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से काफी मजबूत हो गए, आपको नहीं लगता है दलितों का हक उनको छोड़ देना चाहिए? जरूर छोड़ देना चाहिए। हमारे नेता तो इस पर कई बार बोले भी हैं, लेकिन क्या दलित वर्ग के नेता इस देश की सियासत को या इस राज्य की सियासत को तय कर रहे हैं? क्या जो तय करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कैसे लोगों को सामने ला रहे हैं? वो पूरा बागडोर आप संभालेंगे और आरोप किसी और पर लगाएंगे।
दलित राजनीति को समेटने की कोशिश ये लोग कैसे करते हैं और ठगने की का काम कैसे करते हैं, इसको समझिए ना कि सामाजिक न्याय के पुरोधा बने हैं। बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के अनुरूप जो सुरक्षित सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें हैं, उसके अलावा एक टिकट देते हैं क्या? राज्यसभा में आरक्षण नहीं है। आज तक आरजेडी ने राज्यसभा से किसी दलित को सांसद बनाने का काम किया है क्या? नहीं किया है। क्यों? आज 16 राज्यसभा सांसद हैं बिहार से, कोई दलित राज्यसभा में गया हुआ है क्या? क्यों? तो केवल आरोप गढ़ देने से नहीं होगा, उसको वास्तविक हिस्सेदारी देने की बात करनी होगी। और इन लोगों के पहले की राजनीति, दलित राजनीति की आप बात कर लीजिए तो बाबू जगजीवन राम, पूरा देश उनको बाबूजी कहता था, भारत के उप प्रधानमंत्री हुए। भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। राम सुंदर दास जी, रामविलास पासवान जी उभरे, कब उभरे? इन दोनों के उभरने के पहले रामविलास पासवान बीपीएससी क्वालिफाइड थे, डीएसपी थे, और वहाँ से वो राजनीति में आए। आपको जीतन राम मांझी का देख लीजिए, 60 के दशक के ग्रेजुएट, 70 के दशक के ग्रेजुएट, और उस तरह के नेताओं का एक बिहार की राजनीति में होता था जगह। आज ये लोग कैसे लोगों को ला रहे हैं? आज श्याम रजक को साइड करके एक चेहरा दिखा रहे हैं। आज जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन श्याम रजक की बात कर रहे हैं तो श्याम रजक को साइड किया, मुन्नी रजक को लाया, जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी को साइड किया, रत्नेश सदा को लाया। तो ये लेकिन देखिए उस सवाल पे हम ज्यादा नहीं जाना चाहिए ना, आप नहीं जाना चाहते हैं, जाना चाहिए कि क्यों आप स्थापित नेताओं को जिनकी स्वीकार्यता हो जाती है उनका पर क्यों कतर देते हैं? आप अपने उन नेताओं का तो पर नहीं, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आपके बाल बच्चों से नहीं दूसरे को मौका मिलना चाहिए, आपकी बिरादरी से नए लोगों को नहीं मौका। आज श्याम रजक को साइड करके एक चेहरा दिखा रहे हैं। आज जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन श्याम रजक की बात कर रहे हैं तो श्याम रजक को साइड किया, मुन्नी रजक को लाया, जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी को साइड किया, रत्नेश सदा को लाया। तो ये लेकिन देखिए उस सवाल पे हम ज्यादा नहीं जाना चाहिए ना, आप नहीं जाना चाहते हैं, जाना चाहिए कि क्यों आप स्थापित नेताओं को जिनकी स्वीकार्यता हो जाती है उनका पर क्यों कतर देते हैं? आप अपने उन नेताओं का तो पर नहीं, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, आपके बाल बच्चों से नहीं दूसरे को मौका मिलना चाहिए, आपकी बिरादरी से नए लोगों को नहीं मौका मिलना चाहिए। कहाँ बनाया है आप बता दीजिए, कैसी हिस्सेदारी तय कर रहे हैं? अगर नीतीश कुमार जी के ही मंत्रिमंडल को देख लीजिए तो 18-19 साल हो गया। एक नेता है ना जो लगातार मंत्री हैं, कौन है वो? विजेंद्र यादव हैं। क्यों हैं? बहुत सारे लोग हैं। क्यों हैं? दलित राजनीति में बताएं कि दलित नेता में कभी उदय नारायण चौधरी को प्रिय लगेंगे, कभी अशोक चौधरी प्रिय लगेंगे, कभी जीतन राम मांझी प्रिय लगेंगे और रत्नेश सदा प्रिय लगेंगे। चलिए, जिसकी आवाज बंद हो वही पसंद। मूल मुद्दे पे आना चाह रहे हैं और चूंकि अभी चुनावी माहौल है, आगे क्या कुछ रुख होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि जीतन राम मांझी ने जो कदम उठाया है काफी सोच समझकर उठाया है। आखिरी सवाल, आप भी दिल्ली में थे, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, जीतन राम मांझी जी भी थे, अमित शाह से मुलाकात हो गई, क्या बात हुई? बिहार की सियासत को कैसे एक सही रास्ता देना है, यहाँ के गरीब गुरुओं की आवाज़ को कैसे और बुलंद करना है, और इन जो महा ठग लोग एकजुट हैं इनको कैसे इनका सही रास्ता दिखा देना है, इन तमाम चीज़ों पर बातें हुई। और जिसकी आवाज़ हम बनते हैं उन तमाम लोगों को कैसे एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम होगा, यही बात हुई है। यही तय हुआ है कि बिहार की सियासत को अब इन महाठग जो चला रहे हैं बिहार को, आप देखिए ना, फिर मैं आपको कहूँगा तो आप कहेंगे 1947 से अभी तक किसका राज है? कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और नीतीश कुमार। अब ये तीनों फिर तय करेंगे कि देश क्या करेगा और बिहार क्या करेगा। इतने दिनों से क्या कर रहे हैं इसका हिसाब नहीं है। अब इनके मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में प्रतिभेद समाप्त हो गया। जो बिहार, आर्यभट्ट का बिहार, अशोक का बिहार, चाणक्य का बिहार, बुद्ध का बिहार, महावीर का, कितने नाम गिनाऊं, वहाँ प्रतिभा समाप्त है। इनको अब टीचर बाहर से लाना पड़ेगा। दिन रात मंत्री बन के रामचरितमानस का पाठ करेंगे और इनको प्रतिभा की कमी हो गई। तो ऐसे लोगों के राजनीति को कैसे दुरुस्त करना है और बिहार को कैसे अब आगे ले जाना है, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सियासत में कब किसके साथ किसका गठबंधन होगा और किसके साथ गठबंधन टूटेगा, बिहार में अब कोई आकलन नहीं कर सकता है।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जीतन राम मांझी दलित राजनीति में और बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर बनेंगे, जैसा कि आकलन है। अब यह देखना दिगर होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जीतन राम मांझी को कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति देती है। लेकिन बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी के रुख बदलने के बाद से थोड़ी बहुत हलचल नहीं, बहुत बड़ी हलचल हो चुकी है।